हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सारा आकाश का इम्पोर्टेंट पार्ट उत्तरार्ध पार्ट का चैप्टर फर्स्ट। लेकिन इस पार्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा पुराना बैकग्राउंड याद होना चाहिए कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर जो पूर्वार्ध पार्ट हमने पढ़ा था सारा आकाश का, उसमें चैप्टर 10 में क्या हुआ था वो थोड़ा बैकग्राउंड याद रहेगा, उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो अगर हमने चैप्टर 10 में देखा था कि जो समर और प्रभा थे वो काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं करते थे आपस में, और उनके बीच काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमियां थी। और चैप्टर 10 में हमने ये पढ़ा कि वो गलतफहमियां दूर हो जाती है, वो रात को साथ में बातें करते हैं, खूब रोते हैं, साथ में अपनी कंप्लेंट्स एक दूसरे से करते हैं, और फिर बाद में उनके बीच सब ठीक हो जाता है। तो अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उसके बाद के दिन, अगले दिन समर कितना खुश है जब हमारी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर किसी हमारे बहुत अपने इंसान से अगर हमें कुछ नाराज़गी रहती है, फिर बाद में वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो इंसान बहुत खुश होता है। तो वैसे ही समर के लिए भी ये सिचुएशन इस चैप्टर में वही देखने को मिलेगा कि समर प्रभा से बात करने के बाद कितना ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसका एक रोमांटिक लाइफ की जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और समर इसीलिए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि समर जितनी भी बातें कहेगा उसमें सब कुछ वो बहुत ही रोमांटिसाइज़ करके बताएगा। जैसे स्टार्टिंग में ही आप फर्स्ट पैराग्राफ से ही समझ सकते हैं, उसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब सारा आसमान स्लेटी रहता हो, बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ जाता हो। मतलब कि जब पूरा आसमान, ये जो इस स्टार्टिंग में हम देखेंगे समर जो है वो सुबह के मॉर्निंग टाइम का सूरज के निकलने का पूरा अच्छे से वर्णन कर रहा है कि कितना अच्छा लग रहा है वो टाइम। तो समर बताता है कि जब पूरा आसमान स्लेटी रहता हो, स्लेटी मतलब ग्रे कलर कह सकते हैं हम, तो जब पूरा आसमान ग्रेइश कलर में दिख रहा है, बस पूरब में इस छोर से उस छोर तक छाया बैंगनी प्रकाश धीरे धीरे सुनहला पड़ता जाता हो। सब पूरा आसमान जो है वो ग्रे कलर का है, ग्रेइश दिख रहा है, लेकिन पूरब डायरेक्शन में जहाँ से सनराइज़ होता है वहाँ से इस छोर से उस छोर तक, मतलब छोर मतलब किनारा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत दूर तक बैंगनी प्रकाश जो है, बैंगनी कलर, पर्पल कलर का जो रोशनी निकल रही है वो धीरे धीरे सुनहला गोल्डन होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आसमान में जो बैंगनीपन है वो धीरे धीरे गोल्डन होते जा रहा है क्योंकि सूर्य निकल रहा है। और फिर बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे इधर उधर सरका कर एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता है। इससे क्या मतलब है? बीच दिशा के कोहरे के भारी भारी पर्दे मतलब जैसे आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई अंधेरा वाला कमरा है, पूरा अंधेरा है, वहाँ पे बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन जब हम पर्दों को हटा देते हैं सुबह के टाइम, उस अंधेरे वाले रूम में रोशनी आने लगती है। तो वैसे ही यहाँ पे भारी भारी पर्दे किसको कहा गया है? बादलों को कहा गया है। बादल जो सूरज को छिपाए हुए थे, ढके हुए थे, वो जब एक साइड हो जाते हैं, धीरे धीरे साइड में हो जाते हैं, सरकाकर मतलब घिसकाकर, उसको साइड करके एक ज्योतिर्मय मुख बाहर झांकने लगता हो। ज्योतिर्मय मुख मतलब सूरज की बात कही जा रही है। ज्योतिर्मय मतलब कि ज्वाला, ज्योति से भरी हुई, ठीक एक रोशनी वाला चेहरा बाहर झांकने लगता हो, मतलब सूरज बाहर आ गया है। हवा में हल्की हल्की शीतलता बढ़ती जाती हो, और समर ये भी बता रहा है कि जैसे लग रहा है हवा जो है वो और भी धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, और भी ज़्यादा शीतल होते जा रहा है। पास वाले पेड़ के पत्ते हिलने लगते हों, और जो आसपास पेड़ हैं वो भी हिलने लग रहे हैं, मतलब हवा चल रही है। धीरे धीरे नगर जागने लगता हो तो अपनी छत की मुंडेर के सहारे एक पाँव मुंडेर पर टिकाए उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना। मतलब अब समर अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है कि उसको कैसा लग रहा है सुबह का टाइम। वो बताता है कि सूरज निकल गया है, बादल हट गए हैं, हवा चल रही है धीरे धीरे, और सारा जो शहर है वो जागने लग रहा है, सुबह का टाइम हो गया है, लोग उठ रहे हैं, अब अपने काम पे जा रहे हैं। और छत की मुंडेर के सहारे, मुंडेर मतलब जो बाउंड्री होती है छत पे, किनारा होता है, उसके सहारे, उस पर टेक लगा के वो एक पाँव टिका के अपना वहाँ पे खड़ा है। उस क्षण को देखना और मन की अनेक सतहों पर महसूस करना कैसा आह्लादकारी अनुभव है। समर कहता है कि इस क्षण को, मतलब जो सूरज निकल रहा है और सब कुछ हवाएं चल रही हैं, इस पल को देखना कितना मन को खुश कर देने वाला अनुभव है, एक्सपीरियंस है। मन की सतहों पर महसूस करना मतलब सब कुछ समर जो है वो अपने मन में फ़ील कर रहा है।
आह्लादकारी मतलब कि खुशी से भरा हुआ, ठीक, उल्लास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो कितना खुशी से भरा हुआ एक्सपीरियंस है सूरज को देखना अपने छत के मुंडेर पर पैर टिका कर। ये सारी बातें जो है समर हमें बताता है। यह मैंने पहली बार जाना। अब देखो समर कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा रोमांटिक हो चुका है, सारी बातों को कितना रोमांटिसाइज़ करके बता रहा है। वो बता रहा है कि उसने जो ये सब कुछ देखा, वो उसने ऐसा अनुभव पहली बार फ़ील किया, ऐसा चीज़ उसने पहली बार फ़ील किया है। पहली बार देखा कि सूरज किस तरह धीरे धीरे उठता है। कभी लगता गोला तेज़ी से लट्टू की तरह चक्कर खाता हुआ उठ रहा है, और कभी लगता बहुत ही धीरे धीरे लहरों पर झूमती गेंद की तरह। अब समर उसी सूरज का ही तारीफ़ किए जा रहा है कि सूरज को देख के उसके मन में मिक्स फीलिंग चल रही है। उसको लग रहा है कि जो सूरज है वो लट्टू की तरह, जो टॉप होता है ना, उसको जब हम खेलते हैं घुमाते हैं तो वो ऊपर की तरफ उठ के आता है, ऐसा लगता है। तो वो जो गोला है, गोला मतलब सूरज, इस तरीके से चक्कर खाता हुआ ऊपर आ रहा है लट्टू की तरह, ऐसा फील हो रहा है उसको। और कभी उसको फ़ील होता था कि जैसे धीरे धीरे समुद्र की लहरें चल रही हैं और उस पर कोई बॉल किसी ने फेंक दिया, बॉल भी लहरों के ऊपर धीरे धीरे चले जा रहा है। एक एक चीज़ को देखता और मन में कोई कहता, अरे मैं तो जानता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले किरणें इस तरह उठती हैं जैसे फव्वारे की धारियाँ उठती हो, और सामने वाले ऊंचे 3 मंजिले मकान को एरियल का बास सबसे पहले किरणों को स्पर्श पाता हो। मतलब समर कहता है कि वो हर चीज़ को कितना केयरफुली ऑब्ज़र्व कर रहा है, और उसके मन से आवाज़ आ रही है कि अरे मुझे तो ये सब पता ही नहीं था कि सूरज निकलने से पहले जो किरणें हैं, सूरज की रोशनी है, वो इस तरीके से बाहर निकलती है जैसे कि कोई फव्वारा, फाउंटेन, जो हम देखते हैं ना फाउंटेन की धारियाँ, मतलब पानी जब फाउंटेन से निकलता है उसकी धारें जो होती हैं पानी की, वो जिस तरीके से उठती हैं फाउंटेन में से, वैसे ही सूरज की किरणें भी निकल रही हैं। तो वो किसको कंपेयर करता है, सूरज को, किससे? फव्वारे से, ठीक। और सामने वाले ऊंचे 3 मंजिले मकान के एरियल का बास सबसे पहले किरणों को स्पर्श पाता है। मतलब सामने जो समर है उसके सामने एक 3 मंजिल का मकान है, मतलब 3 मंजिल मतलब 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग है बड़ा सा। वहाँ पे एरियल का बास मतलब बैम्बू का एक स्टिक, एरियल मतलब एंटीना कह सकते हैं। तो बास का एक एंटीना लगा हुआ है, मतलब एक लकड़ी हवा में खड़ी है। सबसे पहले लग रहा है कि सूरज की रोशनी उसी बास के ऊपर पड़ रही है। तो इतनी बातों का यही मतलब है कि समर इतना ज़्यादा खुश है और इतना ज़्यादा आज वो इंटरेस्ट से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है, जो कि वो पहले नहीं करता था। पहले तो वो हमेशा दुख में डूबा रहता था, सैड रहता था, बहुत अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आते थे, गलत गलत बातें सोचा करता था। लेकिन अब वो जब इतना खुश है तो वो हर छोटी छोटी चीज़ को कितना केयरफुली ऑब्ज़र्व कर रहा है। हर क्षण लगता है जैसे मुझे नया ज्ञान हो रहा है, और इस आज के दिन उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो जो कुछ भी देख रहा है, जो कुछ भी फ़ील हो रहा है, सब कुछ नया नया उसे लग रहा था, इतना वो खुश था। और इच्छा होती कि कोई पास में खड़ा होता और ये इतनी सारी नई नई बातें उसे बताता चलता, उसे धीरे धीरे सूर्योदय दिखाता। यहाँ पे समर कह रहा है कि काश मेरे पास कोई खड़ा होता, मतलब यहाँ पे कोई से उसका मतलब है कि उसकी प्रेमिका, उसकी बीवी जो है प्रभा, उसके साथ खड़ी होती। काश वो ऐसा सोच रहा है, और वो जितना भी नया नया चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है वो सारी बातें प्रभा को बताना चाहता था कि मुझे क्या क्या नया एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि जैसे हम भी कुछ नए अच्छा ख़राब एक्सपीरियंस करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम किसी अपने से वो सारी बातें शेयर कर सकें ना। तो ऐसे ही समर भी बहुत खुश है और उसको सब कुछ नया लग रहा है, सारी चीज़ें आसपास, और वो प्रभा को सारी बातें बताना चाहता है, उसे भी साथ में अपने सूर्योदय दिखाना चाहता है। लेकिन लगा जैसे ज़िंदगी में खुद मैं ही पहली बार सूर्योदय देख रहा हूँ। अब देखो समर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि समर बहुत दुखी रहता था पहले। वो सारी इतनी अच्छी जो सूर्योदय होता है, किरणें निकलती हैं, उन सब चीज़ों को वो ऑब्ज़र्व नहीं करता था, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है। उन दिनों तो न जाने किस अंधेरी कोठरियों में कैद था, देखता ही नहीं था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है। अब रोशनी में आया हूँ तो लगता है कि इतने दिनों अंधेरों में बंद रहने की झेप आँखें नहीं मिलाने दे रही। मतलब कि समर बता रहा है कि पुराने टाइम में, जब स्टार्टिंग से ही आप कहानी के देखेंगे तो समर कितना दुखी रहता है, उसका शादी उसके मन के बिना करा दिया गया,
और सब कुछ उसके अगेंस्ट चल रहा था। तो वो उस टाइम पे वो इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करता था कि हमारा जो लाइफ है वो इतना खूबसूरत है, सूर्योदय इतना अच्छा होता है, इतनी बारीक चीज़ों को, वो जीवन की इतनी अच्छी चीज़ों को नहीं ऑब्ज़र्व करता था। लेकिन जब अब वो आज खुश है, अब रोशनी में आया है, तो उसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो आंखें नहीं मिला पा रहा है रोशनी में इतने, मतलब खुद से वो जो है बाहर रोशनी में देख नहीं पा रहा है। सचमुच रोशनी में प्रभा से कैसे बातें कर पाऊँगा। अब जो समर है वो थोड़ा ये भी सोचता है कि जब हमने चैप्टर 10 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बातें रात के टाइम पे हुई थी। रात को उन दोनों ने बातें की, काफ़ी रोया और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व किया और फिर प्रभा चली गई। तो अब वो समर सोच रहा है कि अंधेरे में तो बातें हमने कर ली थी, लेकिन अब सामने से किसी को फ़ेस टू फेस बात करने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जब आप उससे कभी डायरेक्टली बात न किए रहो। तो वो सोचता है कि मैं प्रभा से कैसे बातें कर पाऊँगा, उसे कैसे फेस कर पाऊँगा, उसके चेहरे की तरफ कैसे देखूँगा, उन आरोप करती उलाहने भरी आंखों का सामना कैसे कर पाऊँगा। वो सोचता है कि मैंने प्रभा को इतना सताया है, तो उसकी आंखों में जो मेरे लिए नाराज़गी होगी, उलाहने मतलब दुख या नाराज़गी जो होगी, उन आँखों का सामना मैं कैसे कर पाऊँगा, प्रभा को कैसे फेस करूँगा। मैं सबसे बातें करते हुए मुझे कितना संकोच होगा। शायद अब तो घर वाले, बाबूजी इत्यादि खुश हो जाएंगे। समर सोच रहा था कि पहले तो घर वाले, बाबूजी, सब लोग थोड़ा सा नाराज़ रहते थे और दुखी भी रहते थे कि समर और प्रभा की बातें नहीं होती हैं। उनको अच्छा नहीं लगता था कि दोनों पति पत्नियों में बन नहीं रही है। लेकिन अब शायद समर को लग रहा है कि अगर वो लोग बातें करने लगेंगे तो घर वाले और बाबूजी सब लोग खुश हो जाएंगे। अब भाभी इशारे से डॉक्टर को दिखाने को नहीं कहेंगी। हाँ, जिस बात के इशारे से मेरे तन बदन में आग लग जाती थी, उसे याद करके अब खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। मतलब पहले जो भाभी थी, पहले के कहानी चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो भाभी थी वो इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ाती थी ना, कि ये इतना खोया खोया रहता है, इन दोनों में बनती नहीं है, इसकी कहीं मानसिक स्थिति तो नहीं ख़राब है, बाबूजी बोलते थे अम्मा से। तो भाभी उसका मजाक उड़ाती थी कि समर को, तुमको तो इलाज कराने जाना चाहिए, ऐसे वैसे। और ये सारी बातें सुन के समर पहले बहुत गुस्सा हो जाया करता था, चिढ़ जाता था, लेकिन अब उन्हीं बातों को याद करके वो मुस्कुरा रहा है। मतलब कि जब हम खुश होते हैं तो हमें बेकार चीज़ें भी उतनी बुरी नहीं लगती हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें समझ में आ रहा है कि समर जो है वो कितना ज़्यादा ओवरजॉयड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही सारा उसकी खुशियाँ दिख रही हैं। थोड़ी देर पहले प्रभा उठकर गई थी, ना मैंने उसकी ओर देखा था और न वह सीधे मेरी ओर देख पाई थी। मतलब समर बता रहा है कि अभी जहाँ पे वो है वहीं से जो प्रभा है उसी के पास से होके गुजरी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, आमने सामने फ़ेस टू फेस उन दोनों ने बात नहीं की। बस समर चुपचाप उठकर छत पे चला आया। देर तक खड़ा खड़ा वो देखता रहा। समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, लोग मुझे देखेंगे। इससे पहले मैं चुपके से उठकर निकल जाना चाहता था, तभी ध्यान आया कि प्रभा ने पोस्ट कार्ड मांगा था। समर कहता है कि वो बहुत देर तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, इतना ज़्यादा खुश था, वो कंफ्यूज भी था कि वो प्रभा से बात करे डायरेक्टली जाके या क्या करे। तब से उसको अचानक से याद आता है कि प्रभा ने मुझको कल रात बोला था कि उसको अपने परिवार के लिए लेटर लिखना है, अपने फैमिली को भेजने के लिए, और प्रभा ने उससे बोला था कि एक पोस्ट कार्ड ला देना। तो उसको वो बात याद आ जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे कि समर जो है वो लोगों से थोड़ा शर्मा रहा था, आप कह सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था और वो सोच रहा था कि लोग उससे सवाल पूछे, उसकी खुशी का रीज़न पूछे या कुछ उससे क्वेश्चन करें, तो वो वहाँ से चुपचाप उठकर निकल जाना चाहिए। सड़कों पर जमादार कूड़ा खुरचते झाड़ू दे रहे थे। दूध की टंकियाँ साइकिल से बांधे दूध वाले किसी खुले दरवाजे के सामने खड़े थे और बच्चे को गोद में लिए चादर लपेटे कई बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाए दूध ले रहे थे। मतलब कि यहाँ पे अब समर बता रहे हैं कि जब वो सड़क पे जाने लगा पोस्ट कार्ड ख़रीदने के लिए प्रभा के लिए, और घर से निकला लोगों की नज़रों से बचते हुए, तो उसने देखा कि जमादार मतलब जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको कहा जाता है, तो वो लोग कूड़ा खुरच रहे थे, मतलब सफाई कर रहे थे, कूड़ा हटा रहे थे रोड पे से। दूध की टंकियाँ साइकिल से बांधे दूध वाले, मतलब दूध की टंकियाँ लेके दूध वाला जो था किसी खुले हुए दरवाजे के सामने खड़ा था
और एक बूढ़े आदमी को दूध दे रहा था, बूढ़े साहब को, जिन्होंने एक हाथ में बर्तन लिया था और दूसरे हाथ में बच्चे को गोद में लिए हुए थे, और बच्चे को चादर से लपेटे हुए वो बूढ़े साहब दूध का बर्तन आगे बढ़ाकर दूध ले रहे थे। तो एक जगह तो मैं सचमुच मुड़कर देखने लगा कि दूध वाला जब लुटिया भरकर टंकी से दूध निकालता है तो किस तरह उसकी लुटिया या उंगलियां से दूध बूंद बूंद टपकता है। समर ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा था। समर अब ना इस स्टोरी में आप देखेंगे कि हर चीज़ें केयरफुली कितना ऑब्ज़र्व करने लगा है, कितना चेंज हो गया है। समर अब देख रहा है कि जब वो दूध वाला दूध दे रहा है तो उसकी उंगलियों से कैसे दूध की बूंदें टपक रही हैं उसकी लुटिया से देते टाइम। वह दृश्य मुझे बड़ा रोचक लगा और जब इसका ख्याल आया तो वो खुद ही मैंने पूछा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। और जब वो दूध वाले को दूध देते हुए उसने देखा और उसने ये भी देखा कि दूध वाले जब दूध दे रहा है तो उसकी उंगलियों से दूध की बूंदें टपक रही हैं। वो देख के वो दृश्य उसको बड़ा रोचक, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और जब इसका ख्याल आया तो समर ने सोचा कि ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं होता था। मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी आज उसे इतनी ज़्यादा लुभावनी और रोचक, इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो जब हम खुश होते हैं ना तो हमें उस टाइम पे हर चीज़, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ें क्यों ना हो, वो हमें खुशियाँ देती हैं, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। और जब हम दुखी होते हैं तो हमें सब कुछ बुरा ही लगता है, कितना भी अच्छा कुछ ना हमारे सामने हो रहा हो। तो वही यहाँ पे बताया गया है। लगता था जैसे रास्ते में मिलने वाला हर आदमी जानता है कि मैं सुख के कितने शक्तिशाली फव्वारे को बलपूर्वक अपने भीतर ही दबाए चल रहा हूँ। यहाँ पे समर कह रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा था, मतलब वो इतना ज़्यादा खुश था कि उसको ऐसा लग रहा था कि जो आसपास के लोग हैं, उसके आसपास से गुजरने वाले लोग हैं, वो भी जानते हैं कि वो कितने बड़े फव्वारे मतलब खुशी के क्या बोल सकते हैं, खुशी के फाउंटेन को अपने अंदर वो दबाए हुए हैं। हर क्षण डर लगता है कि कहीं यह बांध टूट न जाए और मैं पागलों की तरह सड़कों पर चिल्लाता हुआ भागना शुरू कर दूँ, देखो मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो समर को ये डर था कि वो इतना ज़्यादा खुश था उस टाइम पे, वो अपनी खुशियों को थोड़ा कंट्रोल करके नॉर्मल सा फेस बना के चले जा रहा था रोड पे। लेकिन उसको लग रहा था कि कहीं उसका ये जो फव्वारा है, ये खुशी इतनी ज़्यादा जो खुशियाँ उसके अंदर चल रही हैं, वो कहीं बाहर ना आ जाए, उसका बांध न टूट जाए, खुशियों को कंट्रोल करने का जो उसका पेशेंस है वो टूट न जाए और कहीं वो पागलों की तरह सड़कों पे चिल्लाना शुरू न कर दे कि देखो मैं कितना सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। समझ में नहीं आया था कि वह अपने इस आनंद को, इस खुशी को कैसे व्यक्त करे, मतलब कैसे बताए, एक्सप्रेस करे। प्रभा की इस समय क्या हालत होगी, इस बात की कल्पना से ही मेरा सारा अंग रोमांचित हो जाता। जब समर ये सोच रहा था कि जब मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ तो प्रभा की क्या हालत होगी, वो मतलब किस सिचुएशन में होगी, वो कितना खुश होगी इस टाइम, ये सोचते ही इसकी कल्पना से ही, मतलब इसके इमेजिनेशन से ही जो समर का सारा अंग, पूरा उसका बॉडी रोमांचित हो जाता था, वो बहुत एक्साइटेड हो जाता था ये सारी बातें सोच के। एक शराब थी जो सूखी बालू पर पड़ी बूंदों की तरह सिज कर अड़ू अड़ू में समाई जा रही थी और सारी धरती नम हो आई थी। ये लाइन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें बस यही है कि यहाँ पे बताया जा रहा है जो उसके अंदर सभा का प्रेम है, उसका जो नशा है वो शराब की तरह है। मतलब कि वो इतना रोमांटिक होके बातें कर रहा है कि समर के अंदर ऐसा लग रहा है कि उसका जो सूखी धरती है, हमेशा से सूखी हुई जो धरती जैसा जो उसका हृदय था, वो अब शराब की बूंदों से सिज कर गीला होता चला जा रहा है, पिघल रहा है। मतलब जो नशा है प्रभा के प्रेम का जो नशा है उसके अंदर समा रहा है, उसके दिल को छू रहा है, वो बहुत खुश है। कितनी भीषण गर्मी झुलसाने वाली लू धूप के बाद मैं स्वच्छंद निर्झर की शीतल शांति को युगों प्यासों की तरह पी रहा था। समर कह रहा है कि इतनी भीषण गर्मी, इतना ज़्यादा झुलसा देने वाला, शरीर को जला देने वाला लू है, चल रहा है, धूप है, उसके बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो स्वच्छंद मतलब एकदम साफ, निर्मल, निर्झर मतलब झरने पे शीतल शांति को युगों प्यासे की तरह पी रहा है। जो शांत शीतल जलधारा है, एक झरना बह रहा है, उसके ऊपर वो खड़ा है उसके पास, और वहाँ पे वो अपनी युगों की, बहुत सदियों की प्यास को बुझा रहा है उस झरने से, इतनी कड़क धूप में। ऐसा उसको फील हो रहा था। मतलब कि इस पूरे लाइन का ये मतलब है कि उसने जितनी परेशानियाँ पहले झेली थी, कष्ट झेला था, वो सारा सिचुएशन अब बदल चुका है, उसका दुख जो है वो कम हो गया है,
मतलब दुख जो झुलसाने जैसा था, लू धूप की तरह था, वो चला जा चुका है उसके जीवन से। और एकदम अब उसको इतना खुश है, उसको लग रहा है कि उसको एक झरना मिल गया है जो उसके उस धूप को, उस दुख को ख़त्म करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि उसके जो दुख के पल थे, धूप की तरह जो थे उसके जीवन में आए हुए, वो सब थोड़े कम हो गए, ख़त्म हो गए, और अब वो बहुत खुश है। शांति उसे महसूस हो रही है। खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने के बाद दिवाकर साहब ने जम्हाइयाँ लेते हुए दरवाजे से मुंह निकाला। क्या है, रात को 11 बजे गया और फिर सुबह 7 बजे ही आ धमका। अब ये जो समर था, मैंने आपको बताया कि ये लोगों की नज़रों से बच के थोड़ा बाहर जाना चाहता था। तो वो घर से जब बाहर निकला तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड के घर हम जाते हैं ना अपनी बातें शेयर करने, या ज़्यादातर लोगों से बच के, तो वो अपने उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका बहुत अच्छा दोस्त था दिवाकर, उसके घर जाता है और बहुत ज़ोर आवाज़ें देकर समर उसको बुलाता है। तो दिवाकर नींद में ही था, वो जम्हाइयाँ लेते हुए, यॉर्निंग करते हुए बाहर आता है दरवाजे से, मतलब थोड़ा सा मुंह निकाल के पूछता है क्या है, मतलब कि समर से पूछता है कि रात को 11 बजे इतना लेट से तुम गए थे और आज इतने सुबह जल्दी आ गए। फिर भीतर ये देखकर कि कोई आ तो नहीं रहा, दुष्टता से बोला, तेरी बीवी तो मैके में है, अब बीवी वालों के आराम से क्यों जलता है। दिवाकर अब देखो समर का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जैसे हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था पूर्वार्ध में कि समर और दिवाकर की बीवी, ये तीनों लोग गए थे सिनेमा हॉल। तो जब दिवाकर ने पूछा समर से कि दिवाकर की बीवी ने पूछा कि भाभी को क्यों नहीं लाए हो, तो समर बताता है कि प्रभा मायके चली गई है, बात को टालने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उसकी प्रभा से बनती नहीं थी। तो वो दिवाकर के सामने झूठ बोल देता है उसकी पत्नी के सामने, लेकिन प्रभा कहीं नहीं गई थी, उसके घर पे ही थी। तो वही बात यहाँ पे दिवाकर बोल रहा है कि तुम्हारी बीवी तो चली गई है, दुष्टता से, मतलब कि थोड़ा नॉटीनेस के साथ वो बोलता है कि मजाक में, कि तुम्हारी बीवी तो मैके में है, तो तुम बीवी वालों के आराम से क्यों जल रहे हो, हमें तो रहने दो, आराम करने दो। बीवी को लेकर किया गया मजाक सचमुच भीतर से मन को गुदगुदा गया। बीवी को लेकर ये जो दिवाकर ने मजाक किया समर से, वो उसको थोड़ा सा मन में खुश कर गया, वो मन ही मन खुश हो गया। उसने कहना चाहा कि किस कम वक्त की बीवी मैके में है, मतलब समर सोचा कि मैं इसको सच बता दूं कि कहाँ मेरी बीवी तो मैके में नहीं है, लेकिन उसने कंट्रोल किया खुद को, अपना चेहरा थोड़ा गंभीर बनाया और पूछा कि दिवाकर से ऐसे थोड़ा गंभीर सा, मतलब सीरियस फेस बना के पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है, चला जाऊँ, निकल कर तो देख कितना दिन चढ़ाया है। वो दिवाकर से बोलता है कि थोड़ा गुस्सा होके, सीरियस होके, कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम ऐसे बात कर रहे हो कि मैं चला जाऊँ क्या, बाहर तो निकल कर देखो कितना ज़्यादा सुबह हो गया है। जो जिसका काम है सो करेगा ही, हम तो अभी आपकी बागों से सोकर उठे हैं, मुंह हाथ धोएंगे। दिवाकर अब टॉन्ट मारता है समर को, कहता है कि आपका जिसका जो काम रहता है वो सुबह करेगा ही, अब इतना लोग उठ गए हैं तो मैं क्या करूँ उसमें, मैं तो अभी आपकी बागों से मतलब जैसे मुर्गा सुबह सुबह उठ के बाग देता है, बाग देना मतलब ज़ोर से आवाज़ें निकालना, ठीक, चिल्लाना। मुर्गे की आवाज़ जब सुबह वो जगाता है तो उसको बाग देना कहते हैं। तो वही यहाँ पे समर को बोल रहा है कि तुमने इतना ज़ोर से जगाया मुझे, उसकी वजह से चिल्लाया, मुझे बुलाया, उससे मैं सोकर उठा हूँ, तो अभी मुंह हाथ तो धो लेने दो। अरे इम्तिहान में इतना पीले हैं, अब ज़रा सा आराम भी न करें। और दिवाकर ये भी बोलता है कि इम्तिहान एग्ज़ाम चल रहे थे ना उन लोगों के, समर और दिवाकर के, तो बोलता है कि 12th का एग्ज़ाम देके, मतलब अभी तो फ्री हुए हैं थोड़ा सा, तो क्या थोड़ा आराम भी ना करें। अब नेक्स्ट पेज पे, लॉर्ड आदमी है, तेरी तरह भगवान से ये थोड़े ही कहा आए थे कि दिन निकलने के 4 घंटे पहले उठूँगा, उठते ही ठंडे पानी में डूबूंगा, फिर सारे संसार को जगाने निकल पड़ूंगा। दिवाकर देखो यहाँ पे फिर से टॉन्ट मारता है समर को और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह भगवान से थोड़ी ना ये कह के आया हूँ कि मैं सुबह होने से 4 घंटे पहले उठ जाऊँगा, सबसे पहले उठते ही ठंडे पानी में नहा लूँगा और फिर पूरी दुनिया को जगाने निकल पड़ूँगा। ये थोड़ा वो दिवाकर टॉन्ट मार रहा था, ताना मार रहा था अपने दोस्त को, जैसे समर सुबह उठ के नहा धो के उसे आ गया था ना जगाने, वही। उसने बैठक के किवाड़ों को पूरा खोलकर कहा, ले आइए तशरीफ़। अब दिवाकर वैसे ही सरकास्टिक वे में बोलता है कि अंदर आ जाओ, समर को अंदर बुलाता है अपने बैठक में। अच्छा तो चले, अभी तो आप सजने संवरने में ही 2-2.5 घंटे लगे। मैं बैठक के भीतर आकर आराम से बैठ गया।
तो वो समर बोलता है कि अभी तो दिवाकर को सजने में ही 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए समर जो है बैठक के अंदर आकर आराम से बैठ जाता है, दिवाकर का वेट करने लगता है कि वो रेडी हो जाए। आज तो चेहरा बड़ा चमक रहा है, क्या बात है, फर्स्ट डिवीज़न में पास होने का सपना दिख गया क्या? सुबह सुबह देखे सपने अक्सर सच होते हैं। उसने आलस्य से फिर जम्हाई ली। अब दिवाकर समर की खुशी देख के समझ गया। समर इतना ग्लो कर रहा था, मतलब वो इतना ज़्यादा खुश था जब से उसकी उस प्रभा से बात हुई थी। वो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक फील कर रहा था, अपनी खुश लाइफ को इमेजिन कर रहा था, तो उसके चेहरे पे कुछ ज़्यादा ही ग्लो था, बहुत ज़्यादा खुश था। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो हमारे चेहरे से ही साफ साफ समझ में आता है कि ये इंसान सामने वाला कितना ज़्यादा खुश है। तो वही दिवाकर उससे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा तो बड़ा चमक रहा है, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, क्या तुमने सपने में ये तो नहीं देख लिया कि तुम फर्स्ट डिवीज़न पास हो गए? और वो ये भी बोलता है कि सुबह सुबह जो सपने देखते हैं वो हमेशा सच होते हैं। यार, इस इम्तिहान की ही याद मत दिलाए कर, मेरी जान निकल जाती है। तो समर से जब दिवाकर ने ऐसा पूछा तो समर बोलता है कि यार, एग्ज़ाम का याद मत दिलाए करो, इसको तो सुन के ही जान निकल जाती है। ऐसा होता है ना हमारे साथ भी। हमारा फ्रेंड अगर अच्छी बातें हम कर रहे हैं, उसी में वो बोलने लगे यार एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो टेंशन हो जाती है कि भाई कुछ पढ़ा नहीं, कैसे होगा एग्ज़ाम। तो वैसे ही समर भी टेंशन में आ गया, पता नहीं पास भी होंगे या नहीं। ये तो मेरी वाली सिचुएशन है, मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, फ़ेल ही हो गए तो सचमुच हमें मरने की भी जगह नहीं। ऐसा समर सोच रहा था बुरा कि पास होंगे या फेल होंगे, थोड़ा नेगेटिव सोचने लगा। सच बात थी, जब इम्तिहान या परीक्षा फल का ध्यान आता तो दिमाग से हर बात उड़ जाती, दिल धसक उठता, न जाने क्या होगा। लेकिन एक झटके से इन सारे विचारों को दूर करके मैंने कहा, छोड़ो भाई, इस बारे में बात मत कर, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी से प्राण सुखाने की क्या ज़रूरत। समर को जब एग्ज़ाम का याद आया तो बड़ा घबरा गया, उसका दिल धड़कने लगा कि यार क्या होगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा या नहीं। फिर वो थोड़ा इन सारी बातों को इग्नोर करके दिवाकर से बोलता है कि भाई छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, अभी से प्राण सुखाने से की क्या ज़रूरत, प्राण सुखाने मतलब डरने की क्या ज़रूरत, जो रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। फिर आश्चर्य हुआ, ये भविष्य के प्रति लापरवाही मेरे मन में पहले तो नहीं थी। फिर समर ने ये शौक होकर अपने मन में ही सोचा कि मैं जो होगा देखा जाएगा ऐसी बातें करने लगा हूँ। इतनी लापरवाह इतना तो मैं नहीं था पहले, अपने भविष्य को लेके, रिज़ल्ट को लेके बड़ा कंसर्न हुआ करता था। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, अभी तक कल की बात पर माताजी का मुंह फुला हुआ है। बताओ, एक दिन अगर अपनी पत्नी के साथ सिनेमा चले गए तो क्या मुसीबत हो गई। इन लोगों की बात हमारी समझ में नहीं आती। विश्वास करो, मैंने तो एक भी घर नहीं देखा जहाँ सास अपनी बहू से खुश हो। अब देखो, ये जो दिवाकर है, हमने चैप्टर 10 में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि दिवाकर, किरण उसकी पत्नी थी दिवाकर की। दिवाकर, किरण और समर तीनों सिनेमा देखने गए थे। तो जो कि उसकी दिवाकर की माँ को, मतलब किरण की सास को पसंद नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहू बाहर जाए, सिनेमा देखने जाए। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी दिवाकर से कि क्यों अपनी पत्नी को लेके चला गया सिनेमा दिखाने। तो दिवाकर वही बोलता है कि आजकल की जो सास हैं, मैंने आज तक नहीं देखा किसी घर में कि सास कभी अपनी बहू से खुश हो। बस सिनेमा चले गए तो इतनी क्या मुसीबत हो गई। मतलब दिवाकर जो है वो थोड़ा ओपन माइंडेड है, वो अपनी पत्नी को घुमाना फिराना इन सब में पसंद रखता है। मतलब वो चाहता है कि ऐसे घर में बंद करके ना रखे, वो थोड़ा अच्छा रोमांटिक किस्म का इंसान है। 4 लड़के हो तब भी वही बातें और 2 हो तब भी वही। मैं चाहता हूँ कि आज ये झगड़ा ठंडा हो जाए। अब दिवाकर यही सोच रहा था कि उसकी सास, उसकी माँ, मतलब दिवाकर की जो माँ है और उसकी जो पत्नी है, सास बहू दोनों का बीच का जो झगड़ा है वो ठंडा हो जाए। अच्छा, अभी तक चल रहा है, लेकिन लगा जैसे ये वाक्य मैंने उससे नहीं अपने आप से कहा। दिवाकर से सटकर दबी सिमटी प्रभा और दूसरी ओर अम्मा और भाभी की तस्वीर आंखों के सामने आ गई। जब समर को दिवाकर ने अपने घर की बात बताई कि कैसे उसके घर पे उसकी पत्नी और माँ के बीच में थोड़ा बहस चल रहा है, तो समर को अचानक से प्रभा की बात याद आ गई। जैसे प्रभा को, अम्मा हमेशा नाराज़ रहती हैं प्रभा से थोड़ा, और भाभी उनको और चूड़ी कसती रहती हैं, चढ़ाती हैं, झगड़ा कराती हैं। अचानक आंखें भीग आईं, और जब उसको प्रभा का ख्याल आया, प्रभा कैसे दबी सिमटी उनके सामने रहती है, अम्मा के सामने, डरी सी सहमी सी भाभी के सामने, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपने रग रग से रोती हुई मुन्नी की आवाज़ सुनाई देती रही, भैया भाभी से बोलो। तो जब समर प्रभा को याद ही कर रहा था, तभी उसको मुन्नी की भी याद आई कि कैसे मुन्नी
हमेशा से उसको कहती रहती थी कि भैया भाभी से बात करो, भाभी से बोलो, लेकिन समर हमेशा उसकी बात को इग्नोर करता था और बहुत घमंड में, गुस्से में रहता था। पहले इस आवाज़ को मैंने सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन इस क्षण अपने भीतर से उठती हुई आवाज़ की प्रतिध्वनि से मेरे अस्तित्व का अड़ू अड़ू गूंज उठा। समर ने पहले मुन्नी की आवाज़ को, इस बात को सुना था कि भैया भाभी से बोलो, जब वो कहती थी, उसको समझाती थी, ये सब समर ने सुना था मुन्नी के मुंह से, तब उसने ध्यान नहीं दिया था उसकी बातों पे। लेकिन आज जब वो उन बातों को याद कर रहा है, उस आवाज़ की प्रतिध्वनि मतलब किसी चीज़ का वापस से गूंजना, इको करना ना, कान में जब मुन्नी की वो बात इको कर रही है, गूंज रही है उसके, तो समर का जो अस्तित्व है, मतलब समर की जो एग्जिस्टेंस है प्रेजेंट में, वो जो ऐसा है, उसका पूरा शरीर अड़ू अड़ू अंग अंग काँप उठा, गूंज उठा। मन हुआ मुन्नी से लिपट जाऊं, उसके कान में अपनी आनंद विहल्व वाणी में कूक उठूं। देख मुन्नी, मैं बोला, मैं तेरी भाभी से बोला। समर सोचने लगा कि मुन्नी इतना मुझसे कह रही थी भाभी से बोलो बोलो, तो उसका मन ऐसा हुआ कि वो मुन्नी से लिपट जाए, मतलब मुन्नी के गले लग के उसे बताए उसके कान में अपनी आनंद विह्वल वाड़ी, आनंद विह्वल मतलब खुशी से भरी हुई आवाज़ में मुन्नी को बताएं कि देखो मुन्नी, मैंने जैसे तुमने बोला था कि भैया भाभी से बोलो, भाभी से बात करो, मैं तुम्हारी भाभी से अब बोलने लगा हूँ। लेकिन मुन्नी अब है कहाँ? उसे तो गड्ढे में धकेल कर उसके मुँह पर पत्थर लगा दिया है। फिर ये सब जब समर सोच ही रहा था तो उसे याद आता है कि मुन्नी तो अब है ही नहीं। उसको सबने गड्ढे में ढकेल कर मुँह पर पत्थर लगा दिया, मतलब मुन्नी को उसके पति के साथ वापस भेज दिया गया था ना, ज़ोर ज़बरदस्ती करके सबने भेज दिया, मुन्नी नहीं जाना चाहती थी। तो वही वो सोचता है कि उसको तो उस गड्ढे में फेंक दिया गया, मतलब बुरे जगह पे डाल दिया गया, बुरे इंसान के साथ भेज दिया गया, और जहाँ पे उसके मुंह पर पत्थर लगा दिया गया, मतलब उसको चुप होके रहना पड़ता था, डर में सहम के, और अपनी आवाज़ को दबा के रहना पड़ता था मुन्नी को अपने पति के साथ। तो वही यहाँ पे बता रहा है। तो इस सारा आकाश कहानी में हम बहुत सारी स्त्रियों की, महिलाओं की पुराने टाइम पे कितनी पीड़ा, उनको कितना सहना पड़ता था, उन सबको दिखाया गया है, और सबसे ज़्यादा मुन्नी के माध्यम से ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। मुझे लगा जैसे मुन्नी मेरे भीतर अपनी मुक्ति के लिए तड़फड़ा रही है। उसने मुझे एक गड्ढे से, अब यहाँ पे देखो आगे क्या है, एक गड्ढे से निकाल लिया था और ख़ुद उसमें जा गिरी थी। समर को अब बहुत बुरा फील हो रहा है मुन्नी के लिए। उसको लग रहा है कि मुन्नी ने तो मुझे एक गड्ढे से निकाल लिया, मतलब मैं जो प्रभा से बात नहीं कर रहा था, जो मैं दुख में जी रहा था, अपसेट था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमारे बीच, वो सारी चीज़ें तो मुन्नी ने बोल बोल के सॉल्व करा दी। लेकिन अब उसको जब मेरी ज़रूरत है, वो हेल्प के लिए तड़फड़ा रही होगी कहीं पे, मुझे याद कर रही होगी, तो मैं उसको बचा नहीं सकता। काश जरा पहले वह मुझे निकाल लेती तो मैं उसे नरक में कभी न जाने देता। समर कहता है कि काश अगर मुन्नी जो है वो मुझे पहले ही ऐसा मना लेती कि मैं प्रभा से बात करने लगूँ, पहले ही मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाती, तो मैं और चीज़ों पे ध्यान दे पाता, मैं मुन्नी पे ध्यान दे पाता, और मैं मुन्नी को कभी भी उस नरक में उसके पति के साथ, मतलब उसके पति के घर उसे नहीं जाने देता। नरक क्यों कहा गया उसके पति के घर को? क्योंकि वहाँ पे उसको, मुन्नी को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरा सताया जाता था। दिवाकर की किसी बात से मैं चौंक कर सिटपिटा उठा। कहीं इसने समझ तो नहीं लिया कि मैं क्या सोच रहा हूँ? ये मेरी बहुत बुरी आदत है, ये बातें करते करते सोचने लगता हूँ। अब देखो, समर अचानक से ये सारी बातें सोचने लगा ना बैठे बैठे। दिवाकर अपनी बातें बता रहा था कि मेरे घर पे ऐसे ऐसे सिचुएशन है, तब से समर अपने घर की सिचुएशन और मुन्नी की बातें, बहुत सारी बातें सोचने लगा। तो अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ, होता है ना हम बैठे बैठे जोन आउट हो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं, तो वैसे ही वो भी जोन आउट हो गया था। तो जब वो वापस आया तो अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि अरे कहीं दिवाकर ने मुझे देख तो नहीं लिया, वो जान तो नहीं गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और फिर समर कहते हैं ये उसकी बहुत बुरी आदत है, वो बैठे बैठे बातें करते करते अपने मन में ही सोचने लगता है, खो जाता है, तो ओवर थिंकिंग करने की आदत है उसकी। दिवाकर कह रहा था, समर कल हमारे एक चचेरे भाई आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि माताजी की नाराज़गी आज ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। अब दिवाकर समर को बताते हैं कि कल उसका एक चचेरा भाई आने वाला है, और उसकी माँ जो है, जो कि हमने आगे भी देखा, नाराज़ थी थोड़ा ना उससे, दिवाकर से, कि अपनी पत्नी को घुमाने क्यों लेके गया। तो वो चाह रहा है कि उसकी माँ की नाराज़गी ठीक हो जाए, क्योंकि कल गेस्ट आने वाले, कज़न ब्रदर उसके आने वाले हैं।
पिछली बार आए थे तब तो मैं तुम्हें मिला नहीं पाया। बाबर एक कितना घूमा है उन्होंने भी, कोई शहर नहीं छोड़ा। अब दिवाकर देखो थोड़ा अपने भाई का फ्लेक्स मार रहा है, कि तारीफ़ कर रहा है कि मेरे भैया ने बहुत शहर घूम रखा है, बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा उनको ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। अगली बार आए थे, मतलब पिछली बार आए थे, पिछली यार ये तो बहुत गलती होती है मुझसे। तो दिवाकर के जो चचेरे भैया हैं वो पिछली बार आए थे, पहले प्रीवियस टाइम, तो वो मिल नहीं पाए थे समर से, नहीं मिला पाया था वो। लेकिन भाई अपनी ये छोटी वोटी कटवा आना, अगर वो कहीं भी इसका मजाक बनाने लगे तो बुरा मान बैठे, ऐसे ही वे हैं वे ज़रा, उन्हें ढोंग वोंग कम ही पसंद है। अब देखो समर जो है वो थोड़ा पुराने विचारों का है, चोटी वोटी रखना, पूजा पाठ परंपराओं में ज़्यादा उसका रुचि होती है समर की। तो दिवाकर उसको बता रहा है कि जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ रखी हैं बाल पे, वो सब थोड़ा कटवा लेना, क्योंकि मेरे जो भैया हैं वो थोड़े मॉडर्न ख्यालों के हैं, उनको ये सब परंपराएं और आडंबरें नहीं पसंद। अगर वो तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे तो तुम बुरा मान जाओगे, इसलिए अभी से बता दे रहा हूँ। यह ढोंग क्या, अपना अपना विश्वास है, मैं बहस बढ़ाना नहीं चाहता था। समर कहता है कि ये ढोंग थोड़ी ना है, सबका अलग अपना अपना बिलीव होता है। सही बात है कि कुछ लोग पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो ये बात वो समर बोलता है और बस उतने पे ही चुप हो जाता है। उसका मन नहीं था कि वो दिवाकर से और ज़्यादा बहस करे। अच्छा विश्वास है कि आप अलग जा रहे हैं और हिंदुत्व का झंडा अलग फहराता जा रहा है। इसकी एक उपयोगिता ज़रूर है, किसी से लड़ाई हो जाए तो लपक कर सबसे पहले चोटी पकड़ो, दूसरा आदमी हिलेगा डुलेगा लेकिन कर कुछ नहीं सकता। अब दिवाकर उसका मजाक उड़ाता है कि अच्छा विश्वास है, मतलब कि हिंदुत्व का झंडा फहराने जो तुम निकले हो, अलग ही तुम डायरेक्शन में जा रहे हो। अब के टाइम पे ये कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन हाँ तुम्हारी चोटी एक काम के लिए यूज़फुल तो है। अगर मान लो कहीं लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले लोग लपक के तुम्हारी चोटी पकड़ लेंगे और दूसरा आदमी हिल डुल नहीं पाएगा। जिसकी चोटी पकड़ी गई है उसको दर्द होगा ना, तो वो हिल नहीं पाएगा और तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दिवाकर सरकाज़्म में बातें करता है। तो आप देख सकते हो कि दिवाकर जो है वो किसी आंटी से कम नहीं है, कितना ताना मारता है अपने ही दोस्त को। हाँ, इम्तिहान के दिनों में इसे खूंटी से बांधकर पढ़ा भी जा सकता है, और वह खुद ही हंस पड़ा। दिवाकर और एक बात कह के मजाक उड़ाता है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम पे तुम अपनी चोटी को किसी खूंटी में, मतलब एक लकड़ी में, जहाँ पे कपड़े लटकाते थे पहले, ठीक दीवार में गड़ी होती थी वो लकड़ी, तो वहाँ पे तुम बांध के अपनी चोटी को पढ़ भी सकते हो, जिससे कि नींद आने लगे तो चोटी खींचेगी तो तुम गिरोगे नहीं, कंसंट्रेशन बना रहेगा। और ऐसे मजाक उड़ा के वो खुद ही हंसने लगा। तुम खाने पीने और भोग विलास में मस्त रहने वाले जीव, तुम्हें क्या मालूम विश्वास और आत्मा का आनंद क्या होता है। समर अब दिवाकर की बातों से थोड़ा नाराज़ हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता ये सब मजाक, और वो कहता है कि तुम लग्जरी लाइफ, भोग विलास मतलब कि लग्जरी लाइफ जीने वाले इंसान हो, तुम खाने पीने में मस्त रहने वाले, तुम्हें क्या मालूम कि विश्वास, आत्मा, ये सारी चीज़ों का मज़ा क्या होता है। ठीक, तो समर और दिवाकर के दोनों के आइडियोलॉजीज़ जो हैं, हम देख सकते हैं विचारधाराएं बहुत अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। जबकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उन लोग का थिंकिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कहने को जो मन हो सो कह लो, लेकिन समर बाबू दुनिया में इसका सिवा है ही क्या। कभी कभी हम भी तुम्हारी मंदिरों में पहुंच जाते हैं, वहाँ चीज़ें बड़ी छटी छटी आती हैं, चला हमेशा से वही है, उसके आसपास शब्द जाल चाहे जैसे फैला लो। दिवाकर को समर की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि नहीं, मैं तो ये विश्वास, परंपराएं, इन सबको नहीं मानता। मैं भी मंदिर कभी कभी पहुंच जाता हूं, लेकिन जो होना रहता है वही होता है। वहाँ तो सब चीज़ें बड़ी अनोखी दिखती हैं, मंदिरों में छटी छटी आती हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग दुख, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं मंदिरों में, सब रोते हैं। हमेशा से वही होता आया है। आपके शब्द जाल, मतलब अब तुम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, शब्द जाल फैला लो, मतलब बड़ी बड़ी बातें कर लो समर, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आउटडेटेड हो चुकी हैं। उसका बेसिकली यही मतलब था दिवाकर का कहने का। तो दोनों दोस्त एक दूसरे को अपनी बातों से गलत प्रूफ करने में लगे हुए थे। मुझे याद आया, मंदिर गए तो जैसे मुझे युगों हो गए हैं। फिर भी गंभीरता से कहा, देखो दिवाकर, ये अपने विश्वास की बातें हैं। हर देश के वस्त्रों, रहन सहन या विचारों की एक संस्कृति होती है।
हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की यह हालत होती जा रही है। देखो, समर के भी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही है, बहुत लोगों को सही लगेंगे, कुछ लोगों को दिवाकर की बातें सही लगेंगी। तो सबकी जो ओपिनियंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे समर अभी बात करते करते अचानक से उसको याद आया कि उसको मंदिर गए बहुत युगों हो गए, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पे एग्जैजरेट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यही है कि बहुत समय हो गया उसको मंदिर विज़िट किए हुए। गंभीरता से उसने फिर भी कहा, सीरियस होकर थोड़ा दिवाकर से बोला कि देखो दिवाकर, उसको समझाने के लिए कि दिवाकर तो अपनी ही बातें बोल रहा था ना कि ये सब मैं नहीं मानता, मंदिर में जाना, परंपरा, ये सब। तो वो समझाता है कि अपने अपने विश्वास की बातें हैं, हर देश का कुछ कल्चर होता है, वस्त्र होता है, रहन सहन मतलब रहने का तरीका, जीवन जीने का तरीका होता है, विचारों की एक संस्कृति होती है, मतलब थॉट्स का क्या ओपिनियन किसका होगा ये भी देश के अकॉर्डिंग डिफ़र करता है, कल्चर अलग अलग होता है सबका। और अगर हम लोग अपनी संस्कृति का अध्ययन नहीं करते और जो भारत के लोग हैं या बहुत सारे लोग अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते, उसके बारे में नहीं जानते, और इस तरह के लोगों के कारण ही देश की यह हालत होती जा रही है। हम लोग पतित होते चले जा रहे हैं। समर कहता है कि हम लोग पतित मतलब कि थोड़े नीच होते जा रहे हैं, डाउनफॉल होता जा रहा है हमारा, ठीक। तो इस वजह से हमारा देश का जो कंडीशन है और ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, अपने रूट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अपनी चीज़ों, अपनी देवी देवताओं का तो हम मजाक उड़ाएंगे और हर विदेशी चीज़ के पीछे भागेंगे। तो समर की बातें भी बहुत सारी सही हैं कि हमें भी अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, जैसे बाकी कंट्रीज़ में किया जाता है। देवी देवताओं का इंडिया में हम मजाक उड़ाएंगे और विदेशी चीज़, फ़ॉरेन कोई देख लेंगे कोई चीज़ तो उसके पीछे भागेंगे। जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो ध्यान था कि काफ़ी लंबा और प्रभावशाली भाषण देकर इसे समझाऊंगा। जब समर ने ये सारी कल्चर और देश की रहन सहन की सारी बातें शुरू की थी दिवाकर को समझाने के लिए, तो उसने सोचा कि मैं बहुत लंबा चौड़ा, प्रभावशाली मतलब इफ़ेक्टफुल, जिसका प्रभाव पड़े, असर पड़े सामने वाले पे, वैसा भाषण दूंगा, वैसा स्पीच देकर दिवाकर को समझाऊंगा। लेकिन बोलते ही बोलते, जैसे अभी हमने आगे भी देखा था कि समर का नेचर था कि उसको सोचने की आदत थी, वो कुछ ना कुछ बातें बातें में ही सोचने लग जाता था। तो वो बीच में अचानक उसे पुरानी बात याद आ गई अपने घर की, कि गणेश जी की मिट्टी का ढेला मानकर बर्तन मांज लेने वाली घटना का स्मरण हुआ है। मतलब जब गणेश जी को, जो हमने पुराने चैप्टर्स में पहले के आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी की मूर्ति को की पूजा की गई थी, मिट्टी का एक पत्थर बना के गणेश जी को रिसेंबल किया गया था उससे। लेकिन प्रभा ने उसको सोचा कि ये मिट्टी का ढेला है, उसको ध्यान नहीं गया और उसने उसे बर्तन धुल लिया। फिर अम्मा ने खूब उसे खरी खोटी सुनाया, समर ने उस पर थप्पड़ मार दिया। तो ये सारी बातें उसको अचानक से याद आ जाती हैं, उसके दिमाग में चलने लगती हैं। स्मरण हुआ है मतलब याद आ गया। प्रभा ने अच्छा किया, इस बात को मैं अब भी नहीं मानता, लेकिन यह बात मुझे तभी से अनजाने रूप में रह रहकर प्रभा की बातें रह रहकर काट रही थी कि मेरा व्यवहार घोर अनुचित, एक हद तक अमानुषिक था। तभी एक क्षण को लगा कि आज प्रभा मेरे सारे व्यवहार की सफाई मांग ले तो अपने किए काम की क्या कहकर सफाई दे पाऊंगा। समर को गणेश जी वाले दिन की घटना की जब बात याद आती है सब, तो उसे याद आता है कि जो उस दिन उसने बदतमीज़ी की थी, समर को थप्पड़ मारा था, वो सारी बातें और समर प्रभा की बातें उसको याद आ रही थी, उसको मन को चुभ रही थी और उसको समझ में आ रहा था कि उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर घोर अनुचित मतलब बहुत गलत था, एक हद तक अमानुषिक था, मतलब कि जो मानव के लिए अच्छा न हो, मनुष्य लायक न हो, ऐसा बहुत बुरा व्यवहार उसने किया था। तभी एक क्षण को उसे लगा, तभी उसे ऐसा फील हुआ कि अगर मान लो प्रभा ने उसके सारे बिहेवियर की सफाई मांग ली समर से, मतलब कि समर से पूछ लिया प्रभा ने, मान लो कि तुमने मेरे साथ उस दिन ऐसा बुरा ट्रीट क्यों किया था, क्यों मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तो समर उसका क्या कहकर सफाई देगा। उसको गलत, गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने इतना बुरा किया कि मैं उसका सफाई देने लायक भी नहीं हूँ। शायद मेरे पास ईमानदारी से अपने अनेक कामों की कोई सफाई नहीं है। तैश में दिवाकर बोला, देशी और विदेशी की बात नहीं जानता, लेकिन देशीपन का नाम लेकर कार्टून जैसी सूरत बनाए रखना भी मुझे पसंद नहीं। अब जब इसने समर ने सब कुछ बातें समझाई, देशी विदेशी चीज़ों के बारे में कंपेयर किया, संस्कृति के बारे में बताया, तो उसके अगेंस्ट में दिवाकर ने बोला कि देशी विदेशी का तो उतना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि देशी होने का नाम लेकर कार्टून जैसी शक्ल बना के घूमना अच्छा नहीं लगता मुझे। दिवाकर का ऐसा सोच था कि जो बड़े बड़े बाल रखता है, चोटियाँ रखता है, वो सब कार्टूनपन है देशीपन के नाम पे।
मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऊंची ऊंची बिना क्रीज इस्त्री की पतलून और गंदी सिकुड़ी कमीज़ या अंग्रेजी ढंग से कटे बालों से लटकती लट्टू जैसे गांठ वाली चोटी ही अगर देशी पना है तो हम इसे दूर से प्रणाम करते हैं। अब दिवाकर समर की जो पूरी वो है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका रहन सहन है, वस्त्र कपड़ा है उसका, उस पर व्यंग करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए थोड़ा टॉन्ट में बोलता है, सरकेज़म में, कि अगर ऐसे क्रीज इस्त्री मतलब सिकुड़ी हुई बिना इस्त्री की गई पतलून पहनना, गंदी सिकुड़ी मतलब मुड़ी हुई ख़राब सी कमीज़ या अंग्रेजी ढंग से कटे बाल, मतलब कि इंग्लिश स्टाइल में उसके समर के बाल तो कटे थे, लेकिन जो चोटी उसने बना रखी थी उसको गांठ बांध रखा था। होता है ना पुराने टाइम में भी, अगर आप ब्राह्मण या पंडित को देखेंगे तो वो गांठ बांधे रहते थे अपनी चोटियों में, बड़ी बड़ी चोटियाँ रखते थे। तो वो सारी चीज़ें, उस तरीके का उसका पूरा हुलिया था समर का। तो वो सब देख के वो बोलता है, टॉन्ट मारता है कि ये सब अगर देशी पना है तो इसे हमें दूर से प्रणाम करते हैं। मुझे समझाओ, अगर इसी देश में आदमी ज़रा ढंग से रहने लगे तो विदेशी कैसे? तो वही दिवाकर फिर उसी के अगेंस्ट में बोलता है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि अगर कोई आदमी ढंग से अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के रह रहा है और उस अच्छे से रहने के बाद भी वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है तो वो विदेशी कैसे हुआ? ऐसे भी तो हम ढंग से भी तो रह के अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये सब नहीं रखना तो सिर पर फिरवाइए मशीन और खादी का मोटा धोती कुर्ता पहनिए, ताकि हवा चलने पर टांगों से अलग धोती स्वतंत्रता दिवस के झंडे की तरह फहराए और आप उसे संभालते उसके पीछे भागे। अब दिवाकर देखो फिर एक फ़नी बात कहता है कि ये सब नहीं रखना है तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। समर को बोलता है खादी का मोटा मतलब मोटे खादी के कपड़े, खादी एक मटेरियल होता है, उसके धोती कुर्ता पहनो, अच्छा कपड़े पहनो, नहीं तो जो तुम्हारी हवा चलने की वजह से जो लहराती हुई धोती है, जैसे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस पे कोई झंडा लहरा रहा हो। स्वतंत्रता दिवस पे देखते हैं ना हम झंडा, नेशनल फ्लैग कितना अच्छे से लहराता है हवा में, उस तरीके से जो तुम्हारा पतलून या कपड़े लहराते हैं उतना पतला मत पहनो। ढंग से धोती कुर्ता खादी का पहनना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए। तो ये सब सुन के समर का चेहरा लाल हो गया आया, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया। वो दिवाकर ने कई बार ऐसी बातें कह चुकी है, व्यक्तिगत बात समर को अपने ऊपर पसंद नहीं होता, समर गुस्सा हो जाता है। कभी कभी कई दिन अनबोला भी रहा है, और जब जब दिवाकर ने उसके व्यक्तिगत रूप में, उसके तरीके में व्यंग किया है या समर का मजाक उड़ाया है, तो समर बहुत नाराज़ हो जाया करता था दिवाकर से, और कई बार तो वो बोलता ही नहीं था। अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मेरे पास इन कपड़ों के सिवा दूसरे नहीं हैं। समर के पास कपड़े ही नहीं थे, इसलिए वो इतने हल्के फुल्के कपड़े पहनता था। लेकिन वो दिवाकर को समझाने के लिए वो सोचता है कि दिवाकर को कैसे बताऊं, ये उसको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था ना उसको, क्योंकि वो इतना अमीर तो था नहीं, तो उसको थोड़ा बुरा लग रहा था। मैं कैसे बताऊं अपने फ्रेंड को कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं ये ढोंगीपन थोड़ी ना करता, नहीं तो अच्छे पैसे होते तो मैं भी अच्छा कपड़ा पहनता। यही था। अब इस मूर्ख को कैसे समझाऊं कि मेरे पास इन कपड़ों, ये तो हो गया था। मुझे प्रभा की फटी और थिगलियाँ लगी धोती का ख्याल हो आया, लेकिन जैसे प्रभा का चेहरा सामने आया मैं दिवाकर की सारी बकवास भूल गया और बोला, अच्छा बाबा, बस भी कर, कॉलेज की डिबेट थोड़ी है। देखो समर जब बातें कर रहा था, थोड़ा उन लोग में बहस चल रहा था पहनावे को लेकर उसके और दिवाकर के बीच में, तभी उसको अचानक से प्रभा की बात याद आ जाती है कि प्रभा कैसे फटी पुराने कपड़े पहनती है, साड़ियाँ पहनती है। और जैसे ही उसके दिमाग में प्रभा की बात याद आती है, वो सारे दिवाकर की बकवास भूल जाता है और नॉर्मल होके दिवाकर को समझाता है कि अरे कॉलेज की डिबेट थोड़ी है, सुबह सुबह चलो मेरा मूड मत ख़राब करो, ये सब बातें करके हम डिबेट नहीं करेंगे, और जाओ तुम भी रेडी हो जाओ। तो समर प्रभा की आप देख सकते हैं कि समर प्रभा को याद करते ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारे परेशानियों को, डिबेट को भूल जाता है, वो अच्छी बातें सोचने लगता है। लेकिन आज अचानक अपनी प्रसन्नता के मूड का कुछ अता पता तो दे। बात मेरे होठों तक आ गई। दिवाकर ने फिर पूछा कि तुम इतना खुश क्यों हो, कुछ अपने हैप्पीनेस का तुम्हारे सीक्रेट क्या है, इतना खुश होने का राज तो बताओ, क्या क्यों खुश हो। तब से जब समर से दिवाकर ने ऐसा पूछा, समर के होठों तक बात आ गई, मतलब वो बोलने ही वाला था कि वो इतना खुश क्यों है, बताने वाला था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बातों को कंट्रोल करके दबा कर बोला, कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा तू भी अब नहा धो और मुझे भी चलने दे, मुझे कोई बहुत ज़रूरी पत्र डालने हैं। तो समर अब उसकी बात को, दिवाकर की बात को टालते हुए, इग्नोर करते हुए दिवाकर की बात को कहता है कि अरे कुछ ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं खुश हूँ, और तुम भी नहा धो लो, मुझे भी जाना है,
पत्र खरीदने हैं, 2-4 पोस्ट कार्ड देने हैं। 2-4 पोस्ट कार्ड तुम दे दो, मतलब दिवाकर से वो पोस्ट कार्ड लेने आया था दिवाकर के घर। सहसा मेरा शरीर सिहर उठा, मुझे प्रभा का पोस्ट कार्ड मांगने का ढंग याद आ गया। तो जब उसने दिवाकर से पोस्ट कार्ड के लिए बोला समर ने, तो समर का शरीर सिहर उठा, मतलब काँप उठा। उसको प्रभा के पोस्ट कार्ड मांगने का तरीका और ढंग याद आ गया। जब पोस्ट कार्ड ने प्रभा ने, मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ। तो जब प्रभा जाते वक्त उन लोगों की बातें हो गई और जब प्रभा जाने लगी तो उसने ना बोला था रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज़ पोस्ट कार्ड ला देना। तो ये सारी बातें समर को याद आ जाती हैं। मतलब आज पूरा दिन इतना वो खुश है कि उसके दिमाग में बस प्रभा की ही बातें चल रही हैं। कहाँ कहाँ डालने हैं कुछ बता तो सही, हमारा भी रोल नंबर याद रखना कि उसके पास पहुँच गई हैं कॉपियाँ। वह हंसा। अब दिवाकर को लगता है कि ये जो समर है ये पोस्ट कार्ड या लेटर किसी को लिख के देने वाला है, टीचर्स तक तो नहीं देने वाला जिससे नंबर बढ़वाया जा सके। क्योंकि होता है ना, कुछ लोग पैसे दे के, रिश्वत दे के उस टाइम पे अपना, कुछ बच्चे अमीर घर के जो होते थे वो नंबर बढ़वा लिया करते थे। तो दिवाकर उस वे में उससे पूछता है और मजाकिया टोन में बात करता है, उससे हंसता है और फिर सीरियस हो जाता है और कहता है यार इधर उधर कुछ पहुँच निकालो ना, सुना है दुनिया भर के लड़के दिग्विजय करने निकल पड़े हैं। मतलब कि दिवाकर थोड़ा सीरियस हो गया ये बातें सोच के और समर को बोलता है कि यार कुछ पता निकालो कि कॉपियाँ कहाँ गई हैं, कौन चेक करेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्योंकि दिवाकर भी थोड़ा टेंस्ड था। तो दिवाकर भी बहुत कंसर्न था अपनी रिज़ल्ट को लेके, जैसे समर था। दोनों ही पढ़ने में अच्छे थे। अब वो चाहता था कि किसी और तरीके से रिश्वत दे के या थोड़ा रौब जमा के अगर पता चल जाए कौन कॉपी चेक कर रहा है तो उससे अपना नंबर बढ़वा ले या कुछ सही करवा ले मार्कशीट। तो ऐसा वो सजेशन देता है समर को और बोलता है कि देखो दुनिया भर के लड़के दिग्विजय करने निकल पड़े हैं। मतलब बहुत सारे लड़के इस अपने विजय के लिए, अपने अच्छे रिज़ल्ट के लिए जो है निकल पड़े हैं रौब जमा के, जिनसे नहीं भी मिले हैं जन्म ज़िंदगी में, मतलब जिनसे कभी नहीं मिले होते बच्चे, उनसे भी जाकर उनको धमकाते हैं, रौब जमाते हैं टीचर से और अपना काम निकलवा लेते हैं। लगता है अगर इस बार कोई उठा धराई नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं बचेगी। अब वो बोल रहा है दिवाकर कि अगर हम ऐसा कोई उठा धराई, मतलब ऐसे ही कुछ हम लोग भी कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो हम भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। मतलब कि रिज़ल्ट हमारा बहुत ख़राब आएगा और हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बुरा होगा हमारे साथ। उसके माथे पर चिंता की सिलवटें उभर आईं। ये सब बोलने के बाद दिवाकर जो था वो बहुत टेंशन में हो गया। चिंता की सिलवटें, मतलब जब हम टेंशन में होते हैं ना, माथे पे थोड़ा सा सिलवट पड़ जाती है, स्किन हमारा जो है वो, तो वही बोल रहा है कि बहुत चिंतित हो गया। उसका चेहरा देखकर परीक्षा में पास होने न होने की विभीषिका फिर छाती पर, विभीषिका मतलब होता है डर, भय या डर को विभीषिका कहते हैं, ठीक है। झूलने लगी। मैं फिर अपने में खोकर फेल हो जाने के बाद की प्रतिक्रियाओं को सोचता रहा। जब समर ने दिवाकर की इतनी टेंशन भरी बातें सुनी तो उसके मन में भी रिज़ल्ट को लेके काफ़ी टेंशन होने लगा और वो भी रिज़ल्ट के बाद ऐसा इमेजिन करने लगा कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ, उसके बाद कैसा लोगों का प्रतिक्रिया होगा, कैसा एक्सप्रेशन होगा, रिएक्शन होगा लोगों का, ये सब वो सोचने लगा। पूछा क्या सोचा है आगे के लिए तुमने, 3rd ईयर ज्वाइन करोगे या किसी और लाइन में जाओगे। दिवाकर फिर समर से पूछता है कि आगे 12th के बाद तुमने क्या सोचा है कि 3rd ईयर करोगे या किसी और फील्ड में जाओगे। अरे यार पास तो हो जाए पहले फिर कुछ सोचे भी। तो अब देखो समर आप ही लोग की तरह है, मतलब बच्चों की तरह नॉर्मल, कि अरे पहले टेंशन है ना कि पहले पास तो हो जाए उसके बाद देखेंगे जो होगा, अगर कहीं फ़ेल हो गए तो 1 साल की पिसाई और हो जाएगी। रोज़ मंदिर में दर्शन करके जाना और दुनिया भर के शगुन बनाना बेकार चला जाएगा। तो देखो समर, अब हम लोग भी बहुत से बच्चे यही करते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तो बड़ा भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, प्रे करेंगे भगवान से कि सब अच्छा हो। वैसे ही समर बोल रहा है कि मैं रोज़ मंदिर जाके दर्शन करता था, दुनिया भर का शगुन बनाना मतलब कि अच्छी चीज़ें चढ़ाना भगवान को, बहुत प्रे करना, वो सब कुछ बेकार चला जाएगा अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, फ़ेल हो गए तो। तुम तो फर्स्ट डिवीज़न ला रहे हो, तुम्हें चिंता क्या है। अब होता है ना जब हम लोग टेंशन में होते हैं, कहते हैं कि यार अपने फ्रेंड लोग से कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा ये सब, तो फ्रेंड हमेशा मजाक उड़ाने के लिए या टॉन्ट मारने के लिए कहते हैं अरे टेंशन क्यों ले रहा भाई, तुम तो टॉपर हो, तुम्हारा तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वैसे ही इसके भी फ्रेंड इसे चिढ़ा रहा, उस दिवाकर बोल रहा था। मुसीबत तो हमारी है। दिवाकर का मेरे बारे में यह ख्याल है जानकर अच्छा लगा। समर को खुशी हुई कि वो ऐसा सोच रहा है कि दिवाकर की उसके बारे में कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है।
लेकिन भीतर के उल्लास को दबाकर कहा, भाड़ में जाए फर्स्ट डिवीज़न, बस पास ही हो जाए तो जाकर हनुमान जी को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब समर ऐसा सोचने लगा अपनी खुशी को छिपा के कि यार फर्स्ट डिवीज़न आए या ना आए, एटलीस्ट पास तो हो जाए। अगर पास हो गया तो होता है ना कि हम लोग जब प्रे करते हैं भगवान इतना ये काम करा दो हमारा, तो फिर हम आपके मंदिर में ये चढ़ाएंगे, मन्नतें मांगते हैं। तो वैसे ही बोलता है कि अगर मैं भी पास हो जाऊँ तो हनुमान जी को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दूँगा। मुझे अपने फ़र्स्ट डिवीज़न में आने का पूरा विश्वास था। समर को कॉन्फिडेंट था कि उसने इतना अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, उसका फ़र्स्ट डिवीज़न में वो आ ही जाएगा। बात मन में आकर रह गई कि अगर घर की तरफ से ज़रा सा भी हाथ होता तो मैं दिखा देता फ़र्स्ट डिवीज़न क्या होता है। अब समर सोचता है कि अगर घर वाले थोड़ा सा सपोर्ट किए होते उसके पढ़ाई के टाइम, एग्ज़ाम के टाइम, और उसको अच्छे से टाइम मिला होता, शादी विवाह के चीज़ों में उसे नहीं फंसाया गया होता, तो वो सच में ये प्रूव कर देता कि फ़र्स्ट डिवीज़न क्या होता है। मतलब फ़र्स्ट डिवीज़न में भी सबसे बेस्ट परसेंटेज लेके आता वो। अच्छा, ये ज़्यादा बनाना छोड़ो, बनना बनाना। आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? हमारे अब्बा जान तो पीछे पड़े हैं कि आगे पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, अभी उम्र है, थानेदारी में चले जाओ। रौब का रौब रहेगा और ऊपर की आमदनी अलग। मगर मेरा मन नहीं करता समर, थानेदारी में कहाँ मारे फिरेंगे। दिवाकर अपनी बात बताता है कि उसके जो दादाजी हैं वो कहते हैं कि अब्बा जान, मतलब दादाजी को बोलता है यहाँ पे, कि वो सजेस्ट करते हैं दिवाकर को कि पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, थानेदारी ज्वाइन कर लो, रौब जमेगा, काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोस्ट है। लेकिन दिवाकर को थानेदारी में जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो समर को बताता है ये सारी बातें अपनी। फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है, तुम क्या करोगे आगे लाइफ में? कहीं किसी गांव नगर में फेंक दिया तो आदमी की सूरत देखने को भी तरसेंगे। किरण तो रो रो कर मर जाएगी। अब देखो, थानेदारी मतलब पुलिस वुलिस का जो काम होता है थोड़ा रिस्की होता है ना। अगर किसी क्रिमिनल ने कुछ कर दिया बुरा या फिर अटैक कर दिया, कुछ हो गया दिवाकर को, तो किरण का क्या होगा, वो उसके बारे में सोच रहा था। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो दिवाकर भी था वो भी अपनी पत्नी से, किरण से बहुत प्यार करता था, उसके बारे में बहुत कंसर्न था, उसका ख्याल रखता था। किरण तो गहरी सांस लेकर दिवाकर बोला, फिर ये ऊपर की आमदनी, बाबूजी अभी अपने ज़माने की ही बातें सोचते हैं। मतलब जो देखो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग होते हैं, पुराने ख्यालों के होते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं आज के टाइम पे भी, जो हमारे घर पे थोड़े ओल्ड लोग होंगे, एल्डर लोग होंगे, वो सोचते हैं, वो सजेशन देते हैं सिविल सर्विसेज में जाओ या गवर्नमेंट जॉब में जाओ, ज़्यादा उसमें अच्छा होगा, ऊपर की भी कमाई होती है, मतलब रिश्वत लेके भी कमाते हैं ना, ऑफिसर्स कमा लेते हैं पैसे, तो वो सब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वही दिवाकर बोल रहा है कि अभी भी वो अपने ज़माने की बातें सोचते हैं, लेकिन अब तो थोड़ा मॉडर्न हो गया है, अब उससे भी अच्छे अच्छे स्कोप हैं, कैरियर ऑप्शंस हैं, उसमें फील्ड में भी वो जा सकता है दिवाकर। तो ये सारी बातें वो बता रहा था। दिवाकर की बातें मुझे छू गई, फिर भी बोला, तुम्हारी क्या आफत मुसीबत तो हमारी है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, पढ़ाई तो हमारी बिल्कुल रुक गई समझो, अब कहीं 150 रुपये की नौकरी मिल जाए तो काम चले। अब समर बहुत परेशान था, वो थोड़ा गरीब फैमिली से भी बिलोंग करता है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से। हमने देखा था स्टार्टिंग में भी कहानी के कि कितना उसके घर पे पैसों की तंगी है, परेशानी है। तो वही बताता है समर की, तुम्हारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अमीर घर से, दिवाकर जो था वो समर से थोड़ा अमीर परिवार से बिलोंग करता था, तो तुम्हारा तो सब कुछ सही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम तो मेरी है, मुझे बस कहीं 150 रुपये की नौकरी भी मिल जाए तो काम चल जाए। समर बस इतना सोच रहा था कि थोड़ा भी पैसा मिल जाए, कोई जॉब छोटी सी मिल जाए जहाँ 150 रुपये भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसके घर में इतनी आर्थिक तंगी थी, इतना पैसे को लेके फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था वहाँ पे। बेवकूफ़ हुए हो, सुनो इस सब को तो जाने दो कुएं में, कहना मानो हम दोनों 3rd ईयर ज्वाइन करेंगे, दिवाकर ने सांत्वना के स्वर में कहा। दिवाकर समर को समझाता है कि ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो कि 150 रुपये की नौकरी कर लूँगा, ये सब इतना जल्दी वो नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, हमें 3rd ईयर भी ज्वाइन करके उसे कंप्लीट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। नहीं दिवाकर, अपनी सीमाएँ देखकर ही सोचना चाहिए, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं। अब समर समझाता है दिवाकर को कि जो मेरे फैमिली में ऐसा कंडीशन नहीं है, बहुत पैसों की प्रॉब्लम है, इस बार कुछ ना कुछ तो मुझे करना होगा, कमाना होगा, नहीं तो बापूजी समर से वैसे ही नाराज़ रहते हैं कि कुछ काम नहीं करता। आगे की बात तो अब किसी भी तरह चलती दिखाई नहीं देती, मैं तो अभी से तलाश हूँ कि कुछ मिले तो करने लगूँ। तुम कुछ कर सकते हो तो बताओ ना, मुझे भाई साहब की याद आ गई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जनाब, इन बातों में कुछ नहीं रखा।
अगर अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिलेगी, नहीं तो बस किसी लाला के 40 रुपये। अब देखो दिवाकर से समर बोलता है, अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फ्रेंड से ही सजेशन लेते हैं, हेल्प मांगते हैं। तो वैसे ही समर भी दिवाकर से हेल्प मांगता है कि मुझे तो काम ही करना है, बस मैं उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहा, और जॉब के तलाश में हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं कोई काम मिल जाए। अगर दिवाकर तुम्हारे पहचान में, जान पहचान में कोई है ऐसा कोई जॉब जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो दिवाकर कह रहे हैं कि अगर डिग्री अच्छी होगी तभी तो अच्छी नौकरी मिलेगी, डिग्री नहीं रहेगी तो मतलब अब के टाइम पे भी ऐसा है ही कि अगर हम अच्छी डिग्री नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कोई स्किल नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी डिग्री नहीं होगी, क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा कोई, तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई बिना हमारे स्किल देखे काम पे रख लेगा। तो वही दिवाकर सजेस्ट करता है कि पढ़ाई कर लेंगे, अच्छी डिग्री हासिल कर लेंगे तब हम नौकरी करेंगे, नहीं तो वैसे तो बहुत छोटे मोटे जॉब पे किसी लाला के 40 रुपये काम करेंगे। तो यही सब दिवाकर उसको समझा रहा था। मुनीम हो जाना, इंटर पास वालों को कोई नहीं पूछता, मतलब जो बस 12th पास होते हैं उनको ज़्यादा कोई जॉब पे रखना नहीं चाहता, उनको कोई काम नहीं मिलता। जो अच्छी डिग्री रखते हैं उन्हीं को काम मिल सकता है, ऐसा दिवाकर बताता है। इस तर्क के सामने मैं बिल्कुल निरुत्तर हो गया, सच ही तो है, कौन देगा मुझे नौकरी। समर को भी दिवाकर की बात सही लगी, ये तर्क मतलब ये जो उसने प्रैक्टिकल बात की, लॉजिकल बात, तो उसके सामने वो भी निरुत्तर हो गया। निरुत्तर मतलब कोई आंसर ही नहीं बचा रिप्लाई में कि समर क्या जवाब दे इसका। वो भी सोचने लगा कि हाँ कौन ही देगा मुझे नौकरी। और यथार्थ के इस रूप को देखकर मैं घबरा गया। यथार्थ मतलब रियलिटी जो है उसको देख के, उसको समझ के जब दिवाकर ने बताया तो समर भी घबरा गया कि बस 12th पास होने से सच में मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो फिर समर ने उसकी बात को टालते हुए बोला, अरे छोड़ो भी यार, पहले रिज़ल्ट तो आ जाने दो फिर देखेंगे। और मैं उठ खड़ा हुआ। रोज़ रोज़ अपनी नौकरी के लिए इस बेचारे से भी कहाँ तक कहूँ। अगर होती तो ये क्या कसर छोड़ देता। बैठक के बाहर आता हुआ बोला, अच्छा अब तुम नहाओ धो। तभी फिर याद आ गया, और हाँ वो पोस्ट कार्ड। तो देखो समर अब सोचता है कि जाने दो, अब दिवाकर से भी बार बार नौकरी के लिए बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है। अगर इसके पास नौकरी होती, मैंने इतनी बार बोला है, कोई इसके पहचान में होता तो ये बता ही देता, कोई कसर थोड़ी ना छोड़ता। हमारे फ्रेंड्स भी अगर हम उनको कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने फ्रेंड की हेल्प कर दें। तो वही समर बोलता है, अपने मन में सोचता है, और वो सोचता है कि अब मैं दिवाकर को परेशान नहीं करूँगा, और वो बाहर मतलब वहाँ से जाने के लिए रेडी होता है। और दिवाकर को बोलता है ठीक है तुम नहा धो लो। तब से अचानक से समर को याद आ जाता है कि वो वहाँ क्यों गया था पोस्ट कार्ड के लिए, उसके लिए बोलता है। फिर दिवाकर रिप्लाई देता है, हम तो होली दिवाली नहाते हैं भाई। कहता हुआ वो भीतर पोस्ट कार्ड लेने चला गया। दिवाकर मजाक में कहता है, मैं रोज़ थोड़ी ना नहाता हूँ, मैं तो होली दिवाली मतलब किसी ओकेज़न पे, फेस्टिवल पे नहा लेता हूँ, ऐसे थोड़ी ना नहाता हूँ। और वो जाता है भीतर मतलब अंदर, घर के अंदर जाता है, पोस्ट कार्ड लेके आता है। चिंताएं इस पर भी कम नहीं है, लेकिन रहता कैसा मस्त है। अब समर सोचता है कि देखो दिवाकर को देख के इतना खुश होके जब दिवाकर बात करता था उससे, तो समर सोचता था कि यार इसके घर पे भी इतनी चिंताएं हैं, इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी ये कितना मस्त रहता है। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड मांगने में शर्म लगती थी, इसलिए मैंने 4-5 मांगे थे। पोस्ट कार्ड लेकर कहा इन्हें लौटा दूंगा। अब समर सोचा कि एक पोस्ट कार्ड क्या मांगूँ, तो उसको थोड़ी शर्म आ रही थी कि दिवाकर भी कहेगा बस एक लेने आया है, एक पोस्ट कार्ड के लिए इतनी दूर आया है। तो इसलिए उसने 4-5 एक साथ मांग लिए, और पोस्ट कार्ड लेने के बाद कहा बाद में लौटा दूंगा। अरे हाँ, वह रसीदी कागज़ तो मैं लाया ही नहीं जिसमें इन्हें लौटाने की लिखा पढ़ी होगी। और वह हंस पड़ा। अच्छा अब तो बता दे आज इतना खुश क्यों है। इस बार सचमुच मैं खुलकर मुस्कुरा पड़ा। बाहर निकलते हुए ही कहा प्रभा आ गई, और चला गया। तो जब बार बार दिवाकर पूछ रहा था, जब समर जाने लगा तो फिर से दिवाकर ने पूछा कि अरे अब तो जाते जाते तो बता दो कि इतना खुश क्यों हो। वो कब से जानना चाह रहा था कि समर इतना खुश क्यों दिख रहा है। तो समर जाते जाते बताते हुए गया बाहर निकलने के बाद कि अरे प्रभा आ गई है, और इतना ही कह के वो चला गया। अच्छा बेटा, पीछे से दिवाकर की आवाज़ सुनाई दी। तो दिवाकर भी मजाक में बोला कि अच्छा बेटा ये बात है, प्रभा आ गई है तभी तुम इतने खुश हो। लेकिन जिस झेप के कारण मैं सुबह से आंखें चुराता और मुंह छिपाता घूम रहा था, संध्या तक दूर हो गई और मुंह पर एक अनजान दृढ़ता आ गई। हाँ, मैं अपनी पत्नी से बोला हूँ, इसमें किसी का क्या। अपने पर भी झुंझलाहट आने लगी। इसमें झेपने और लजाने की ऐसी बात क्या थी। झेप मतलब कि टालना, थोड़ा सा इग्नोर करना।
तो जो समर था वो सबको सबसे मुंह बचा के आंखें चुरा के घूम रहा था, मुंह छिपा रहा था कि कोई उससे पूछे लेगा कुछ कि वो क्यों खुश है या कोई रीज़न पूछ लेगा। लेकिन फिर जब बाद में उसको शाम होते होते उसको रियलाइज़ हुआ कि अपने पत्नी से बोला हूँ तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, और उसे खुद पे ही झुंझलाहट मतलब गुस्सा आने लगा कि इसमें शर्माने की इतनी कौन सी बड़ी बात थी जो मैं सुबह से लजा रहा था। लजाना मतलब शर्मा रहा था। दिवाकर के यहाँ से आया तो मन में चाशनी घुल रही थी। बरसों बाद जी हल्का हुआ था, जैसे सालों बाद जेल से छूट कर आया हूँ। रह रहकर एक अजीब दया के साथ मन पिघल उठता था। बेचारी ने क्या क्या नहीं भुगता है इस बीच। मुन्नी को छोड़कर कोई भी तो नहीं था उसको सहानुभूति रखता हो। घर में सब किसी से पोस्ट कार्ड मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी, हद है। मतलब अब समर सोचता है प्रभा के पुराने दिनों के बारे में कि कैसे प्रभा ने कितना कुछ सहा है। लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे लाइन में लिखा है कि दिवाकर के जब घर से वो आया तो उसके मन में बहुत चाशनी घुल गई, मतलब बहुत खुश हो गया। दिवाकर से मिलके उसका दिल हल्का हो गया। उसने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें वो लोगों ने की और उसको ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे कि वो जेल से छूट के आया है। इतना वो खुश फील कर रहा था खुद को, क्योंकि वो अब घर पे आ चुका था। अब उसे प्रभा से उसकी मुलाकात होती, दिवाकर के घर से वो वापस आ चुका था, तो वो अब अपने फ्रीडम वाले एरिया में आ चुका था, अपने इलाके में आ गया था, अपने घर पे था। वो बहुत खुश इसलिए था क्योंकि उसको अब प्रभा से मिलने का टाइम आ गया था। रह रहकर एक अजीब दया के साथ मन पिघल उठता था। समर के मन में रह रहकर दया भी आ जाती थी। वो सोचता था कि बेचारी प्रभा ने क्या क्या भुगता होगा इस बीच इतने टाइम तक जब मैं उससे बात नहीं करता था, क्योंकि बस मुन्नी को छोड़ के घर में कोई भी उससे सहानुभूति मतलब सिंपैथी प्रभा के साथ नहीं रखता था। बस मुन्नी ही थी जो भाभी भाभी करके प्रभा का ख्याल रखती, उससे बात करती। नहीं तो बाकी तो हमने पहले स्टोरी में देखा ही है कि बाकी लोग फैमिली मेम्बर्स कैसे उसको ट्रीट करते थे। घर भर में किसी से पोस्ट कार्ड मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी, हद है। अब समर सोचता है कि प्रभा कितना कुछ सह रही थी उस टाइम तक। उसने पहले किसी से पोस्ट कार्ड तक मांगने की हिम्मत नहीं की, इतना वो डरती थी, इतना लोग उसे परेशान कर रहे थे। भाभी अम्मा इन सब से वो डरती थी शायद। सबसे अधिक आश्चर्य मुझे भाभी पर होता था। उनका जब भी अभी से ये रवैया है तो सचमुच सास होने के बाद तो पता नहीं क्या जुल्म ढाएंगी। अब समर सोचता है कि भाभी जब अभी से अपनी देवरानी पे मतलब इतना कहर ढा रही हैं, उसके पीछे इतना पड़ी हैं, अम्मा से डांट खिलाने की कोशिश करती हैं, तो जब वो खुद सास बन जाएंगी, अपने बच्चों की सास बनेंगी, तो वो उन अपने बहुओं पे कितना जुल्म ढाएंगी। वह कतई नहीं सोचती कि वह भी तो प्रभा की तरह ही बहू है। उनके बहकाव में आकर मैंने जो कुछ किया उसमें गर्दन शर्म से झुक जाती है। समर सोचता है कि भाभी को भी तो सोचना चाहिए कि वो खुद एक बहू हैं और दूसरी बहू को डटवाती रहती हैं सास से। तो समर को भाभी की अब जो पुरानी बातें थी वो सब याद आने लगती और समर खुद बहुत दुखी हो जाता कि समर भाभी के बहकावे में आके भाभी जब जा के उसे कुछ न कुछ प्रभा के बारे में बोलती, भड़काती, तो वो बहुत जल्द गुस्सा हो जाता और क्या क्या उसने बदतमीज़ियाँ करी, प्रभा को भाव नहीं दिया, उल्टा सीधा बोला। तो वो सारी पुरानी बातें याद कर कर समर जो था वो उसका गर्दन शर्म से झुक जाता, मतलब वो बहुत खुद में शर्मा जाता, लज्जित हो जाता कि उसने कितना बुरा ट्रीट किया था। इधर उधर भटक कर जब घर पहुंचा तो 2 बज गए थे। वो बाहर जब इतने टाइम से था, दिवाकर के घर गया, कहाँ गया, पोस्ट कार्ड के लिए गया, तो जब वो घर पे पहुंचा बहुत लेट से, तब उस टाइम तक 2 बज गए थे, 2 बजे का टाइम हो रहा था। तो अब हम अपना जो एक्सप्लेनेशन है यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी स्टोरी है। 4-5 पेज और बचा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करिए वीडियो को, और कमेंट में भी बताया करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग माई चैनल।